सभी प्यारे भाइयों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी भाई बहन हैं आ चुके हैं, सोनाली स्वागत, शिवानी, रत्नाकर शुक्ला जी, सभी प्यारे भाई बहनों को हमारा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रिवीजन में लगे हुए थे और ये हमारा रिवीजन अप टू द मार्क चल रहा था। हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए थे, आपको अच्छे से जानकारी है और ये जानकारी आपको है कि हम लोग कल ये सब डिस्कशन कर चुके थे और ये डिस्कशन में हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट था वो आपको अच्छे से पता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने कह के छोड़ा था कि भाई अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी लोग आ जाइए ऐप पर और जितने भी भाई बहन हैं वो पूरा कंसंट्रेट करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आनंद मिलेगा आपको। आनंद का मतलब यहाँ कोई कथा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर मन को शांति मिलेगी कि आखिरकार हमने क्या क्या रिवाइज करना है और क्या क्या रिवाइज हमने कर लिया है। तो ये सब चीजें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे स्लिप कर रही हो। ऐसी चीजें भी कभी कभी होता, अरे यार ये तो बहुत सरल था, स्लिप कर गया, मुझे आना चाहिए था ये चीजें। तो ये चीज भी हमको जानकारी में आज आ जाएगी। तो चलिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पर मेरी वॉइस आप तक सभी तक आ रही, मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही साथियों? मेरी वॉइस सभी तक पहुंच रही है ना? जी बताइएगा। जी बताएं, मेरी वॉइस आ रही? ठीक है रविंद्र। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले आपको जरूर, अब यहाँ पढ़ाना नहीं है, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज मतलब इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। जयदीप, देखिए सबसे पहले आपको पता रहे इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मेरी वीडियो से आप पढ़िएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पर जरूर चले जाइएगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ये दो तरीके का होता है। एक आपको पता होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। ये दो तरीके का इफेक्ट माना जाता है। ठीक है, इस पे मंजीत बताएंगे जरा, बस आप थोड़ा सा तसल्ली करिए, बता देंगे। उम्मीद है कल बताएंगे आपको। देखिए, प्लस आई में हमेशा रिंग के अंदर सपोर्ट होता है और माइनस आई में रिंग के बाहर सपोर्ट होता है। ये अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जैसे एल्काइल ग्रुप है तो ये अंदर की तरफ पुश करेगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो अधिकतर प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। जितने भी प्लस यानी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई, और माइनस आई वाले जो ग्रुप होते हैं जैसे NH NF3 मान लीजिए, NO2 मान लीजिए, CN मान लीजिए, SO3H मान लीजिए, मैंने सब पढ़ाए हैं। वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जी क्लियर है ना मेरी बात? तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से पोलैरिटी को एक्सप्लेन किया जाता है कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है। इसी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी की स्टेबिलिटी को भी आप एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई वो कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है। इससे बॉन्ड की ब्रेकिंग यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी हमें पता लग जाता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ फुल है या स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, और इसी वजह से हम एसिडिक और बेसिक करेक्टर को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम कहें आपसे तो हम एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर को भी यहीं से एक्सप्लेनेशन में ले आएंगे। ये बहुत जरूरी माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात नहीं? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जैसे सपोज कर लो CF3COOH ज्यादा एसिडिक होगा कि यहाँ पर आपका Br, सपोज कर लो यहाँ पर Br हो गया, Br3C COOH ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर I
CH3COOH ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये आप आसानी से बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम और ग्रुप यहाँ लगा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा। ये एसिडिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो एसिडिक करेक्टर का है। तो ये आपको पता ही होगा क्यों मंजित, जानकारी में है आपको। इसी तरीके से डिस्टेंस का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, CH3, CH2, CH, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ COOH लगा है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर CH3, CH, Cl और CH2, COOH ये ज्यादा एसिडिक होगा। इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक हो? तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये Cl इसके पास में है, इसके कंपैरिजन में ये Cl इसके कंपैरिजन में दूर हो जा रहा है। तो मीनिंग हो गया कि यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक माना जाएगा, और इसके कंपैरिजन में ये आपका लेस एसिडिक माना जाएगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं आपको, तो उनको आप जरूर करिएगा। ये बताइए, यहाँ पर मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया और यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, विच वन इज मोर एसिडिक, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो CH3 है ये प्लस आई ग्रुप माना जाता है, ये प्लस आई वाला इफेक्ट है, और प्लस आई वाला इफेक्ट होने से जो H जो है जल्दी नहीं रिलीज होगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक माना जाएगा, मोर एसिडिक माना जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लेस एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेस एसिडिक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी में आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे रिएक्टिविटी अगर एल्काइल हैलाइड की देखें तो कौन से, अगर यहाँ पर छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड पर अगर मैं ध्यान दूं तो एल्काइल हैलाइड जो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पर आप यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा 3 डिग्री की ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब आपने एक होमोलिसिस पढ़ी होगी, यानी कि फिजन को अगर हम बोले तो फिजन ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड की तो बात ही नहीं होती, फिजन कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना। एक को होमोलिसिस बोलते हैं, एक को होमोलिसिस बोलते हैं, और एक को आप लोग हेट्रोलिसिस बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मैंने इस बात को आपको याद होगा समझाया भी है कि इस चीज को बताया भी था कि भाई यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है, याद आया आपको? मैंने समझाया था आपको, ये इस तरीके से ए जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि होमोलिसिस में जो अगर ये बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो ए एक फ्री रेडिकल बन गया, बी एक फ्री रेडिकल बन गया। बताया था नहीं बताया था जी? ठीक, अब अगर हेट्रो की बात करें तो भाई हेट्रो जो है, हेट्रो में क्या होगा, हेट्रो में क्या होगा, ये बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ए के ऊपर पॉजिटिव आ गया, बी के ऊपर नेगेटिव। तो ये फिजन भी हमको जानकारी में रहना चाहिए। अब ये बताओ, होमो के बाद तो फ्री रेडिकल बनते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है, फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आपके कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन का निर्माण हो जाता है। कैटायन एनायन लिख रहे हैं, अगर कार्बन होगा तो फिर वहां पर कार्बोकैटायन कार्ब एनायन भी लिखा जाता है। स्टेबिलिटी के ऑर्डर को जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन में, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है? जी बताइए, कार्बोकैटायन कार्बाइनाइन की ऑर्डर स्टेबिलिटी का पता है आपको? तो कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करता हूँ, कार्बोकैटायन में तो आपका ये कॉमन ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है।
और कार्ब एनाइन की अगर मैं बात करता हूँ, कार्ब एनाइन में, तो कार्ब एनाइन में 1 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री कम होता है और 3 डिग्री सबसे कम हो जाता है। तो ये चीज तो आपको खैर ये आती ही होगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है आपकी बात अच्छी है। अगर मैं आपके सामने ये रख देता हूं, ये एक हमारा कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये हमारा एक कार्बोकैटायन है, ये हमारा एक कार्बोकैटायन है, इस पर यहां पर मैंने ये प्लस लगा दिया। ये ज्यादा स्टेबल है। अगर इन तीनों को देखोगे तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल इसी को पाओगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ, यहाँ CH ले लेता हूँ और इसको मैं फिर ऐसे रख देता हूँ, तो ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं चल रहा हूँ तो ये कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, ये थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है। और इसी के बाद अगर मैं रहता हूँ यहाँ पर ऐसे करके ये, और ये कंडीशन ली मैंने, ये अरे सॉरी, ठीक है। इसके बाद ऐसे कंडीशन ली, ये एली, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड मान लेते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी के ऑर्डर आपको पता रहे। इसके बाद ट्राइफिनाइल आ जाएगा, है ना, वो आपको पता रहना। दूसरी चीज आप और नोटिस कर लो जो बहुत आवश्यक है आपके लिए, दूसरी चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। बाकी तो आपको पता है कि अगर ये ऑर्डर, इसी के आगे अगर हम कंटिन्यूटी अपनी मान लेते हैं तो फिर ऐसे भी मान लो थोड़ी देर के लिए। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, हमेशा यही बोलता हूं मैं, हमेशा यही बोलता हूं कि भाई इन चीजों को आप बहुत ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर गंभीरता बहुत जरूरी होती है, कंसंट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कंपेयर टू। समझ रहे हैं ना मंजीत, जयदीप, रविंद्र, राणा, ये सब आप चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। मैं इस पर समय अपना जो है वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको रिमाइंड जरूर करा रहा हूं कि भाई ये सब चीजें पढ़ जरूर लेना। और इसके बाद जो है वो आ जाता है आपका CH2 लगा दिया इस पर पॉजिटिव, और इधर मैंने इस तरीके से रिंग बेंजाइल बना दिया। लेकिन बेटा बेंजाइल के बाद की कंडीशन, ये तो सबको पता है ऑर्डर, ये सबको ऑर्डर पता रहेंगे। लेकिन ऑर्डर जो खतरनाक होता है वो ये होता है, देखो यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। ये कंडीशन, ये एलाइल वाली कंडीशन तो है, लेकिन इसमें भी खतरा आपका लगा हुआ है। इसके बाद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH, मैं एलाइल तो बना रहा हूं, लेकिन एलाइल में भी मैंने पोजीशन बना दी है, एलाइल में भी मैंने पोजीशन बना दी, ध्यान दो भैया। अब इसके बाद भी आपको एक एलाइल और दिख जाएगा, तो ये सब एलाइल हैं, लेकिन एलाइल में भी अब आपने पोजीशन देख ली है। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, जल्दी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप यहाँ पर 3 डिग्री ले लीजिए और 2 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। तो 3 डिग्री अब आप यहाँ पर लेंगे, 3 डिग्री, फिर यहाँ पर आप 2 डिग्री ले लीजिए, फिर आप 1 डिग्री ले लीजिए, और इसके बाद आपको लेना पड़ेगा मिथाइल यानी कि CH3, और फिर आपको लेना पड़ेगा विनाइल। तो ये अलग, अक्सर लोग गलती यहीं पर करेंगे कि विनाइल को बीच में डाल देंगे, तो ये विनाइल लेना पड़ेगा, और लास्ट में जाकर के आपको लेना पड़ेगा एक ग्रुप जिसका नाम है इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये कंडीशन तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है कभी कभी। इन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। और हमेशा एक बात याद रखना कि कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यहां मैं लिख देता हूं, कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बोकैटायन स्टेबल करने के लिए क्या करता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा या मिथाइल शिफ्ट करेगा। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट वो कर सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी ये पॉइंट है, और एग्जामिनेशन में आपके लिए वरदान बन जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, सही है। इसमें इसी तरीके से आपको एक पॉइंट और याद रहना चाहिए, जो कार्बोकैटायन होता है, अगर मैंने कार्बोकैटायन ले लेता हूं यहाँ पर, तो कार्बोकैटायन सपोज कर लेते हैं ये कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रविंद्र कौन हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है बताओ। ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मान लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी बोली जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी बोली जाती है ना, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी बोली जाती है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है,
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट डिस्कशन करिए, आप डरिए बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अगर मैं कार्ब एनायन की बात करता हूं, कार्ब एनायन पर चले आते हैं, तो कार्ब एनायन का भी रिवीजन एकदम मस्त हो जाना चाहिए। यहाँ पर इस बार शुरुआती ले लेते हैं कि मैंने ये कार्ब एनायन ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। और शेप जो मानी जाती है कार्ब एनायन की, वो क्या मानी जाती है? वैसे तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप की अगर मैं बात करूं तो पिरामिडल मानी जाती है। ये लोन पेयर ऊपर की तरफ बनाते हैं, ये लोन पेयर हम लोग ऊपर बना देते हैं, इस तरीके से ऐसे बना देते हैं, और ये हो गया लोन पेयर। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप की अगर बात करते हैं तो पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप होती है। ज्योमेट्री की बात करें तो फिर टेट्राहेड्रल मानी जाती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मानी जाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गंभीरता के साथ में रहिएगा आप, और इस क्लास को आप पूरा एंजॉय करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी में चलें तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भैया यहां से शुरुआत होती है, ये ऐसे चलती है, यहाँ नेगेटिव लगा लो, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर 2 बॉन्ड ऐसे बना दीजिए। इसी के बाद आपको ट्राइफिनाइल हो जाता है, ये आप याद रखना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आपको रिमाइंड ना हो तो कम से कम रिमाइंड आपको हो जाए, मंजीत, रिमाइंड आपको हो जाए, इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो दिल में मत रखना, अनुसर से पूछ जरूर लेना। इसके बाद जो है वो आपका डाइफिनाइल वाली कंडीशन ये आ गई, यहाँ पर डाइफिनाइल बना लीजिए, ये आपका डाइफिनाइल हो जाता है, यहाँ पर डाइफिनाइल हो गया। उसके बाद आपका वही बेंजाइल हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, बेंजाइल इसके बाद बना लीजिए। बेंजाइल उल्टा ही बना देते हैं, जैसे ये बनाया, रिंग पहले बना दे ना, रिंग पहले बना दे। तो ये बहुत जरूरी भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों को आप, इसको तो एक लाइन में याद कर लो भाई, लाइन से है। इसके बाद फिर वही एलाइल आ जाता है अपना, CH2 नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाता है। इसके बाद वही उल्टा चलता है ना, CH3 फिर CH हो गया, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसका, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, फिर आपका CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, फिर उल्टा हमने कर दिया। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया रविंद्र मंजीत, ये उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट चल रहा है। कार्बोकैटायन के जस्ट अपोजिट हम लोग चल रहे हैं, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। ये आप नेगेटिव बना दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। चलिए अब इसी के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा, तो अब आपको याद आया होगा कि कौन सा था, CH, याद आया, ट्रिपल बॉन्ड C वाला सबसे लास्ट में था। इसके बाद आपका ये वाला था, सॉरी, ये वाला था CH हो गया, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाता है, इस पर ये आ गया। उसके बाद आपका मिथाइल आ जाता है, याद आया कुछ, याद आ गया मिथाइल, फिर आपका इथाइल आ जाता है, इथाइल आ जाता है, याद आया। इसके बाद आपका वही आपका 2 डिग्री आ जाता है, फिर लास्ट में आपका 3 डिग्री आ जाता है। तो ये पैटर्न आपको जरूर याद रहना चाहिए। अब मैं आपसे फटाफट छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूँ, बताइए, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल एग्जाम में लेट ना करिएगा। ये बताओ, फ्री रेडिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, फ्री रेडिकल बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल को मैं देखूं तो इतना आप मुझे बता दीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें, फ्री रेडिकल में। पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन याद है आपको? फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन याद है? जी बोलिए। फ्री रेडिकल की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मैंने बना दिया, तो ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है। और ट्राइगोनल प्लेनर इसे भी मानते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर मानते हैं। रविंद्र, रिवीजन का मेरा मेथड सही रहा? मुझे लगता है कि मुझे भी सही लगा कि नहीं आ रही है। इसमें कार्बोकैटायन का ही पैटर्न डिट्टो कॉपी हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायन का ही फॉलो हो जाता है। किसका? कार्बोकैटायन का फॉलो हो जाता है, कार्बोकैटायन का ही फॉलो हो जाता है, ठीक है। बाकी लोग भी बताएं, जितने भी हमारे भाई बहन इस पर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार बोल दिया करो कभी कभी। एक बार ये बताओ, कार्बीन आप जानते हैं क्या होता है? कार्बीन जानते हैं? कार्बीन तो जानते ही होंगे, निश्चित तौर से जानते होंगे कि कार्बीन जो होता है वो जिसका सेक्सटेट पूरा नहीं होता है वो कार्बीन बन जाता है। जैसे ये हो गया डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है। ये
डाइक्लोरोकार्बन, इस तरीके से हो गया। या फिर मिथाइलिन भी हो सकता है, यानी कि CH2 ले लो तो मिथाइलिन कार्बिन भी हो सकता है। ये सब कार्बिन के एग्जाम्पल है। कार्बिन कितने तरीके की होती है? ए पार्ट। एक तो आपको सिंगलेट पता होगी, वैसे डिटेल तो मैंने पूरी पढ़ाई रखी है। सिंगलेट होती है, सिंगलेट कार्बिन जो होती है, खास बात ध्यान देना, सिंगलेट कार्बिन की अगर मैं बात करता हूं तो बड़ा सिंपल वे में आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाइए कार्बन का, और इसके एक लोब में एक ही, जैसे इसका जो लोब है इलेक्ट्रॉन का, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में डाल दीजिएगा, तो ये कहलाता है आपका कौन सा कार्बन। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, पता है ना, सिंगलेट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। शेप इसकी वी मानी जाती है, बेंट शेप मानी जाती है, उल्टा वी माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, इसलिए ये डायामैग्नेटिक भी बोली जाती है, डाया मैग्नेटिक बोली जाती है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन बताओ रविंद्र। इसके बाद अगर हम बी पार्ट लेते हैं, जिसको आप लोग ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। इस ट्रिपलेट कार्बिन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लीनियर शेप मानी जाती है इसको, तो लीनियर शेप का मतलब तो ऐसे बना दें, और साथ में ही हम इस तरीके से एक लोन पेयर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग लोब में होते हैं, तो स्पिन भी पैरेलल मानी जाती है। तो इसलिए एक तो ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल मस्त रिवीजन हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो गया, और लीनियर शेप हो गई। शेप कैसी हो गई? लीनियर हो गई, तो यहाँ पर लीनियर लिख दीजिए। और दूसरी चीज है कि कौन सी कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है, बताओ जल्दी से। ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है, ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है वो मोर स्टेबल मानी जाती है एज कंपेयर टू आपकी सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है सिंगलेट के मतलब कंपेयर में। ठीक, ये हुन्स रूल ये कहता है कि मतलब ये अगर मैं देखूं तो हुन्स रूल मतलब किस रूल के अकॉर्डिंग ये बना एक्सप्लेनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर नोट करना, अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, हाँ मोर स्टेबल मोर रिएक्टिव, दोनों होती है बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग मानी जाती है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग मानी जाती है। तो यानी कि मोर रिएक्टिव मोर स्टेबल है, ये मोर रिएक्टिव भी है, खास बात ये है मोर रिएक्टिव भी है एंड मोर स्टेबल भी है। तो जबरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद आपको रखना पड़ेगा। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। यानी अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जाते हैं, पहचान लेंगे। और ये दो तरीके के होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अगर Cl पर पॉजिटिव चार्ज है, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाले होते हैं। न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो आपको पता होगा BF3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो ये आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के नाम आपको पता रहने चाहिए। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड भी माने जाते हैं, लुईस एसिड भी माने जाते हैं। इसी तरीके से आपको न्यूक्लियोफाइल पता रहने चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट माने जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, एफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बोल देता हूँ। इनको आप लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं। और ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं और एक आपके न्यूट्रल होते हैं। एक नेगेटिव और एक आपके न्यूट्रल होते हैं।
इज इट क्लियर? अब जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो हाइड्राइड हो गया, ये फ्लोराइड हो गया, ये साइनाइड हो गया, जिस पर नेगेटिव आए वो नेगेटिव। और न्यूट्रल जो होते हैं, जैसे ROR हो गया, यानी इस पर लोन पेयर है देने के लिए, अमोनिया हो गया, इस पर लोन पेयर है देने के लिए, ऐसे आपका वाटर भी हो गया, इस पे लोन पेयर है देने के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई कौन सी कंडीशन कहाँ पर आती। एक चीज और भी आपको याद रखनी, बेंजाइन के बारे में जरूर याद रखना कि भाई बेंजाइन क्या बला है। बेंजाइन जो होती है वो ये कंडीशन में होती है। यहाँ पर आपको ये भी नोटिस करना है कि बेंजाइन के अंदर जो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइन के अंदर यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ईच कार्बन एटम इज, मैंने बताया भी था, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर sp लगता है लेकिन sp2 होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप नाइट्रीन को भी ध्यान दीजिएगा, नाम नाइट्रीन का भी आपको याद रहे कि नाइट्रीन क्या चीज होती है, नाइट्रीन, है ना। तो ये नाइट्रोजन एनालॉगस कार्बिन का नाइट्रोजन एनालॉग माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। नाइट्रोजन एटम यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। नाइट्रीन भी दो तरीके की होती है, ट्रिपलेट होती है और एक आपकी सिंगलेट होती है। नाइट्रीन जो होती है इसमें भी ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन, तो वो नाइट्रीन को भी आप याद रखिएगा, ठीक। ये चीजें आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए। दूसरी बात, रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने सेपरेट पढ़ा दी थी मंजीत, आपको याद होगा रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने सेपरेट पढ़ाई थी। रिएक्शंस, जो रिएक्शंस थी वो रिएक्शंस मैंने सेपरेट पढ़ाई थी, आप उन्हीं से रिवाइज करना। जैसे मैंने SN1 को एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने SN2 को एक्सप्लेन किया था, जैसे मैंने रीमल्टीमन यानी नेम रिएक्शन जितनी भी थी मैंने सभी एक्सप्लेन की है। यस और नो आपने बैच पूरा पढ़ा, ये चीज वहीं से रिवाइज हो पाएगी, यहाँ शॉर्टकट मारने से कोई मतलब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसको वहीं से आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये चीजें वहीं पर जाकर के समझ में भी आपको आएंगी। अगर मैं शॉर्टकट मार दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आ पाएगा, बेकार हो जाएगा सब, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन हो, मैंने सभी बताई, सेडजफ रूल, हॉफमैन्स रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने सब वहां पर एक्सप्लेन आपसे की है। तो चलिए इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कौन सा आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बेनिफिशियल होंगे एग्जामिनेशन में। तो 8-10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने उसी रूटीन पर आगे वाले फिर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपसे पूछते हैं कि विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन पे यहाँ आ जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन और एक मिस कर गया है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी मैंने एक्सप्लेनेशन में लाया हूं, तो जरा जनाब हाइपर कॉन्जुगेशन को भी आप ध्यान दिया। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को अक्सर पूछा भी गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी पूछा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक, या फिर बेकर नेथन इफेक्ट के नाम से भी पूछा जाता है। चलिए कर कोई बात नहीं, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेस है वो कौन सा है, तो मैं ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं, रविंद्र बताइएगा। ए ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एक तो मैंने आपके सामने ये रख दिया कंपाउंड, ये रख दिया। दूसरा ऑप्शन जी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रख दिया मैंने, ये रख दिया है। चलिए इसको देखिएगा। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने, ठीक, इसके इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया भी रहे, आइडिया भी रहना चाहिए ना, वो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो पूरे साल हमने खूब करे हैं, समझा तो आपको डेफिनेटली देंगे, आप बेफिक्र रहिए। इसमें बताइए कौन जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक, ए है ना, बिल्कुल राइट, ए है। एक आध क्वेश्चन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसी देर नहीं हुई जा रही, मैं सब समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद जो है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन। करेक्ट ऑर्डर डिहाइड्रेशन का क्या होगा? ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस बार आ सकता है। यहां पर ये कंपाउंड लिया, ये पीजीटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं संभावित लग रहा हूं कि ये आ सकता है, संभावना है इसके आने की। तो ये आपके पास 3 कंपाउंड है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन पहले डिहाइड्रेट कौन सा होगा, ये आप हमें बताएंगे कि विच वन डिहाइड्रेट इजिली फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा डिहाइड्रेट होगा, जल्दी बताइए फटाफट। मैं जब तक थोड़े क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूं। ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर सबसे बढ़िया कहां पर होगा, जी बताएं जल्दी से। जी ठीक है, सबसे पहले थर्ड वाला होगा, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड वाला होगा, वेरी गुड। और उसके बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, सुपर। ठीक, सेकंड हो गया और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। रीजन पता है, कार्बोकैटायन के कारण, कार्बोकैटायन के कारण ही ऐसा होता है, याद रहेगा ना? बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, ये इसमें लुईस बेस, अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर लुईस बेस की जानकारी लेता हूं कि इसमें लुईस बेस कौन सा है, तो ए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि यहां पर BF3 एक लुईस बेस है क्या। बी ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर ईथर क्या लुईस बेस है, और सी ऑप्शन दे रहा हूं क्या AlCl3 लुईस बेस है, और डी ऑप्शन दे रहा हूं क्या PCl5 लुईस बेस है। जी बताइए कौन सा इसमें लुईस बेस है, जल्दी बताएं फटाफट, जल्दी जवाब दीजिए। जी ईथर यहाँ पर लुईस बेस है, वेरी गुड, शाबाश अंकुर। चलिए मैं चल रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, आपसे पूछा गया कि विच वन शो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इजिली, कौन आसानी से SN1 रिएक्शन शो कर देगा। ए ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या कंपाउंड ये वाला SN1 शो करेगा आसानी से, या फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपाउंड ये वाला SN1 आसानी से शो करेगा, या कंपाउंड आपका ये थर्ड वाला SN1 शो करेगा। जवाब आपको देना है, सुपर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आई लगा लेता हूँ। और तीसरा सॉरी चौथा पार्ट यहाँ पर है कि क्या ये वाला SN1 रिएक्शन आसानी से शो करेगा। तो कौन इसमें आसानी से SN1 रिएक्शन शो करेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप बताएंगे कि भाई इसमें जवाब क्या है, जी बताइए। इसे ए ऑप्शन मान लेते हैं, चलिए आपकी बात मानते हैं, इसे ए ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर बी कर देते हैं, बी कर देते हैं। इसे ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं, इसे ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं। जी बताइए रविंद्र, बताइए। कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। 2018 में आया भी था, वेरी गुड, शाबाश। 2018 में ये आया भी था। अब बताएगा कौन, बताएगा जल्दी बताइए फटाफट। देखो यहां पर आपको देखना ये पड़ेगा, ये तो पक्का है कि सी और डी में से ही आंसर है, ये नहीं है। बेस्ट लिविंग ग्रुप तो आई ही है। यहां पर आप जानते बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है वो आपका आई है, ये तो पक्का हो गया, आई है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ अब दूसरी चीज है कि यहां पर लोन पेयर होगा तो इसे सपोर्ट कितना मिलेगा लूज करने में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने में कितना सपोर्ट मिलेगा अंकुर जौहरी। तो इसका मतलब है कि ये यहां से आसानी से रिलीज होगा कि इस वाले कार्बन से आसानी से रिलीज होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बताओगे अंकुर, अंकुर बताइए, अंकुर बताइए, आपने ऑप्शन सी पर टिक किया है,
आपने आंसर सी बताया है कि सर इसके अंदर सपोर्टिंग भी रहती है और यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस भी रहती है, तो आंसर आपने इस पर टिक किया है जी। ठीक, वेरी गुड। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इसे सपोर्ट करेगा, तो ये बेस्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब बेस्ट रिलीज हो जाएगा तो मीन्स ये ज्यादा स्टेबल, मतलब SN1 की तरफ मूव कर जाएगा। एक तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग छोटा सा डिस्कशन हाइड्रोकार्बन्स भी कर लेते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात? मंजीत समझ में आ रही जी? यहां पर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में, अब हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और आपका स्पेक्ट्रो भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा, बेफिक्री के साथ में हो जाएगा जी। हाइड्रोकार्बन्स में जो टॉपिक आते हैं वो आपके एल्केन्स आते हैं, एल्केन्स आते हैं, एल्कीन्स आते हैं, एल्कीन्स आते हैं एंड एल्काइंस आते हैं। देखिए जो एल्कोहल एल्काइंस आते हैं, जो एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन है, उनमें पढ़ना नहीं है, उनका केवल इंट्रो आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, पढ़ना नहीं है, उनका केवल इंट्रो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। समझ गए मेरी पूरी बात? समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं जी? तो चलिए हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती हैं वो देखो, लैब प्रिपरेशन है ना, ये सब चीजें तो कॉमन है, इन पर हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। जो एल्केन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, एल्केन, एल्केन बनाने में, एल्केन बनाने में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होते हैं, उनके नाम आपको जरूर पता रहने चाहिए। आज बिल्कुल अलग ढंग से हट गया हूं मैं, लाइन लेंथ से हट गया हूं, लेकिन आपको बताऊंगा। यहाँ पर जिंक और डाइल्यूट HCl, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्काइल हैलाइड्स, एल्केन बनाने में रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ से? एल्काइल RX से जब बनाएंगे तो इन रिड्यूसिंग एजेंट का काम होगा। यहाँ पर जिंक और एसिटिक एसिड भी हम लोग यूज कर लेते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड यूज कर लेते हैं। आपको याद होगा जिंक कॉपर कपल के साथ में, जिंक कॉपर कपल यूज करते हैं, और इसी के साथ में हम लोग इथेनॉल भी यूज कर लेते हैं। याद आया रविंद्र? ये सबसे अलग हट जाता है। रेड फॉस्फोरस अगर मैं कहता हूं यहाँ पर, तो रेड फॉस्फोरस और HI का यूज भी होता है। उसके बाद LiAlH4 तो बड़ा फेमस है ही, NaBH4 भी एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है ही, और आपका TPH पता है क्या होता है? TPH, व्हाट इज TPH? फुल फॉर्म ही मान लो पूछ लें कि व्हाट इज TPH, बताइए TPH क्या है? ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल बताइए ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल नहीं याद है? ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड होता है, टिन हाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में संभावित है कि इस तरीके से क्वेश्चन की संभावना बन सकती है। दूसरी चीज आपको बताएंगे कि एक इस तरीके की रिएक्शंस अगर एग्जामिनेशन में आती, देखो इसमें एल्केन में बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। एक तो वुड्स को जरूर याद रखिएगा, वुड्स, वुड्स रिएक्शन में क्या नहीं बनता है आपको पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में खास पहचान ये होती है कि भैया वुड्स रिएक्शन के थ्रू ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन नहीं बनते। ऑड नंबर, ऑड नंबर कार्बन, कार्बन कंटेनिंग, ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग, कंटेनिंग एल्केन नहीं बनते, कंटेनिंग एल्केन नहीं बनते हैं। ठीक है, एक तो आप ये याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज है मीथेन भी नहीं बनता है, मीथेन नहीं बनता है, मीथेन भी नहीं बनता है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, मीथेन भी नहीं बनता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो बनता है यानी कि मिक्सचर बनता है, तीसरी बात आप याद रखनी है, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ एल्कीन मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्कीन मिलता है, मिलता है, जिसको सेपरेट करना,
डिफिकल्ट होता है, सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना जबरदस्त पॉइंट। तो ये वुड्स का याद रखना। इसी तरीके से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर हमारे पास में ये वाले कंपाउंड, इन्हें बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर आपको एल्केन बनाना पड़े तो किस रिएक्शन का नाम आप लेंगे? आया ना मजा रिवीजन का? मतलब एकदम हट के बात कर रहे हैं। या तो आप क्लीमेंशन का नाम लीजिए, क्लीमेंसन का नाम लीजिए, ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन, या फिर आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन का भी नाम ले सकते हैं। किसका? वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर रिडक्शन का भी आप नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज आप और बताइए हमें जो बहुत जरूरी है आपके लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये, ठीक है ना? इस कंपाउंड में जिंक, मरकरी और HCl हमने ले लिया, और जिंक मरकरी HCl हमने इस तरीके से ये बना देंगे। भाई सिंपल यही बनेगा ना, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर सपोज कर लेते हैं NH2 और NH2 और साथ में डाल देते हैं KOH, ये आपको आज वुल्फ किश्नर रिडक्शन हुआ। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में आप दोनों नहीं हटाएंगे, OH को मेंटेन रखेंगे। ये बात आप नोट करें। जरा पानी पी लूं, 1 मिनट का समय दो। तो ये चीज आपने जानी ली है। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी रिएक्शन अगर एग्जाम में आए तो हमको थोड़ा सतर्क रहना है, गलती हमसे ना होने पाए। एक बात आपको और नोट करनी चाहिए, एक बात आपको और नोट करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजित ध्यान दो, चाहे वो RCOCl हो, ठीक है, चाहे फिर वो RCOO डैश या R डैश ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर RCONH2 हो, या फिर RCOOH, इनमें से कोई भी कंपाउंड हो, अगर हम इनके ऊपर, सभी के ऊपर रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI डाल देते हैं, तो सिंपली आपको एल्कीन ही मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एल्केन ही मिलेगा। ये बात आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में आपको काम आएगी। दूसरी जो बहुत सरल रिएक्शन होती हैं वो भी कभी कभी खतरा बन जाती हैं। जैसे कि अगर चौथा पॉइंट देखें हम लोग, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो अक्सर ये रिएक्शन मिस कर जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको चाहे आप वाटर से रिएक्शन कराओ, चाहे आप अल्कोहल से रिएक्शन कराओ, ठीक है, चाहे आप अमोनिया से रिएक्शन कराओ, इन तीन में से किसी से भी रिएक्शन कराओ, ये हमेशा एल्केन ही बनाएंगी, ये निश्चित है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है। तीसरी बात आपको इसके अंदर क्या याद रखनी है एल्केन के अंदर, वो भी आप नोट करो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको टॉपिक एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन को आपको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। आनंद आ रहा है ना? एरोमेटाइजेशन को नहीं छोड़ना है। एरोमेटाइजेशन में होता क्या है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। देखो, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा कि हम कोई भी कंपाउंड अगर ले रहे हैं, तो जैसे मान लो यहाँ हमने CH3 ले लिया, यहीं शुरुआत कर देते हैं, CH2 ले लिया, यहाँ पर भी हमने CH2 ले लिया, यहाँ पर भी हमने CH2 ले लिया, यहाँ पर भी CH2 ले लिया, यहाँ पर आपने CH3 ले लिया। अब इसको अगर आप Al2O3, ये रिएजेंट याद रखना, और Cr2O
3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया, तो साइक्लोहेक्सेन पहले बनाना और फिर इसमें आप पीडी डाल देना, पैलेडियम डाल देना और कार्बन डाल देना, तो इसमें से आपके 3H2 निकल जाएंगे और ये आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बेंजीन आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो अंकुर? राजकुमार जी समझ रहे हैं? जी। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पायरोलिसिस या क्रैकिंग। पायरोलिसिस या फिर हम जिसको क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो पायरोलिसिस और क्रैकिंग दोनों के ऑप्शन एक ही बात होती है, हीट करना, ब्रेक करना। पायरो मतलब होता है टेम्परेचर, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो यहाँ पर ये याद रखना है। अब ये पायरोलिसिस का टर्म तो आपको याद रखना है कि भाई जब भी कोई एल्केन हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप, मैं शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक हो जाते हैं हीट करने पर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अब एग्जाम्पल आप कोई सा भी देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल पेपर में आ भी सकते हैं, ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, एल्केन के ऑक्सीडेशन को आप जरूर याद रखेंगे। एल्केन के ऑक्सीडेशन भी बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी पेपर में अच्छे खासे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ऐसा मुझे अनुमान है। आपको भी अनुमान जरूर हुआ होगा ऐसा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि इसके गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये रिएक्शन खूब पूछी गई है। जैसे अगर CH4 यहाँ पर मैंने ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर मैं O2 से कराता हूं और रिएजेंट यहाँ पर मैंगनीज मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लें, MOO ले लें, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लें, और साथ में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, नीचे लिखा रहा है हाई टेम्परेचर रहे, हाई टेम्परेचर और साथ में क्या रहना चाहिए, हाई प्रेशर रहना चाहिए। तो इस समय बन जाता है, आपको याद भी होगा कि कंपाउंड बनता है, बताओ कुछ किसी को याद है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO बनता है। अधिकतर लोग मिथेनॉल लिख करके चले आएंगे, अधिकतर लोग मिथेनॉल लिख करके चले आएंगे, मुझे पता है। अब अगर मैं इसी को रिएक्शन O2 से कराऊं, 2CS ये ले लेता हूं। अब यहां पर मैं कॉपर अगर ट्यूब लूं, यहां पर कॉपर ट्यूब लेने के बाद 200 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर और प्रेशर भी लगभग 100 एटमॉस्फेयर के आसपास हम लगा देते हैं, तब यहां पर मिथेनॉल बनता है। मंजीत, ये रिएक्शन बहुत लोग गलत करते हैं, बाकी तो सब पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है और किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं, इन दो में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ये जरूर पढ़ के रखिएगा। इसी में आपको एक कंपाउंड है टेल, ये TEL क्या है पता है? टेल की फुल फॉर्म पता है? टेट्रा इथाइल लेड कहलाता है, टेट्रा इथाइल लेड कहलाता है, और वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और ये पेट्रोल के मिलाया जाता है। यहीं पर दो टर्म आप और याद रखना, नंबर 1 ऑक्टेन नंबर याद रखना, ऑक्टेन नंबर याद रखना, और दूसरा सीटेन नंबर याद रखना, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। ठीक है, यहां पर ऑक्टेन नंबर क्या है, पेट्रोल की परसेंटेज, मतलब आइसो ऑक्टेन कितना प्रेजेंट है। ठीक, आइसो ऑक्टेन वॉल्यूम कितना है आइसो ऑक्टेन का, आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन के मिक्सचर में। ठीक, याद रहेगा ना, ऑक्टेन नंबर याद रहेगा, फिर से सुन लो, volume of isooctane in the mixture of isooctane and n-heptane। ठीक, isooctane in mixture of गला बैठ गया, in mixture of isooctane and n-heptane, इन दोनों के मिक्सचर में कितना होता है, ये कहलाता है आपका ऑक्टेन नंबर कहलाता है। सीटेन नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो सीटेन की परसेंटेज कितनी होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सीटेन या वॉल्यूम ऑफ सीटेन, जो नाम है उसी से ढूंढ लेना, सीटेन इन द मिक्सचर ऑफ इन द मिक्सचर ऑफ किसमें, सीटेन में, सीटेन तो होगा ही होगा, सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन।
तो ये चीजें भी आप जरूर याद रहेंगी ना आप लोगों को, याद रहेंगी ये चीज आप याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको और बताऊंगा, एल्कीन के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी हम आपको इंडिकेट करते चल रहे हैं। हमने अपने बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट्स एल्कीन के लिख लिए हैं कि भाई इतना ही बताना है आपको, वो मैं जरा निकाल लेता हूँ जी। ठीक, आगे एल्कीन के अंदर जब आप चलेंगे तो समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट नोट करना है। देखो एल्कीन में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। एल्कीन में आपको मात्र कुछ ही पॉइंट जरूरी हैं जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप, मेरी क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक तो नंबर 1, आप बीटा देखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ाई है, तो यहाँ पर आप बीटा एलिमिनेशन को आप जरूर पढ़िएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को आप मैंने पढ़ाया था, राजकुमार बताओ यस और नो बताइए, जरूर पढ़िएगा इसको। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत सुपर रिएक्शन मानी जाती है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के साथ में इसको पढ़ेंगे। इसमें केओएच कैसा लिया, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर RCH2, यहाँ पर CH2OH ले लेता हूं, और इसको अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में मैं रिएक्शन करा देता हूं, एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर सॉरी OH ले लिया मैंने, यहाँ पर Cl लेना पड़ेगा, यहाँ मैंने Cl ले लिया। अब एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2 बनता है, और यहाँ पर आपका KCl निकल जाता है और एक वाटर निकल जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है एल्कोहलिक KOH में। एल्कीन मिलता है, ये आपको अच्छे से पता होना है। सेट-जेफ रूल का भी यहाँ पर जिक्र मैंने किया था। सेट-जेफ रूल मैंने बताया भी था मैकेनिज्म में कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज प्रेफर्ड, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज प्रीफर्ड, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, कारण आपको बता देता हूं कि ऐसी रिएक्शन खतरनाक साबित हो जाती है, जल्दीबाजी में गलत हो जाती है। दूसरी, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को आप याद रखिएगा, यानी मार्कोनी कॉफ और एंटी मार्कोनी। मार्कोवनी में क्या है पता ही है आपको। मार्कोवनी में अगर मान लो यहाँ पर हमने लिया, ये एल्कीन लिया CH3, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr जोड़ दिया हमने, HBr जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका पता होना चाहिए कि Br वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में। और अगर एंटी मार्कोनी की मैं बात करता हूं, एंटी मार्कोवनी की, तो एंटी मार्कोवनी में परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस रहती है। अब Br वहां नहीं जुड़ेगा जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनी जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 Br। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। एक चीज आपको और यहाँ पर मिस हो रही है, हीटिंग इफेक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है, हीटिंग इफेक्ट जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हीटिंग इफेक्ट। अल्कोहल को गर्म करते हैं ना, अल्कोहल हमने ले लिया, मान लो ये हमने अल्कोहल लिया है, इस अल्कोहल को अगर आपने गर्म किया और वो भी टेम्प कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि एल्कीन प्राप्त होता है। याद आ रहा है नहीं है? एल्कीन प्राप्त होता है। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर जरूर याद रख लीजिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त। यानी कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर को मैं बात करूं, तो सबसे पहले कौन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्काइलेशन। मतलब यहाँ ये वाला कंपाउंड ले ले, ठीक है, एज कंपेयर टू हम ये वाला कंपाउंड ले ले, है ना जबरदस्त मंजीत, बताओ।
ये पूछे गए ना, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कभी भी करता हूं, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर तो R2C डबल बॉन्ड C, H यहाँ पर R ले लो, फिर इसके बाद सब सप्लाई कर दो R2C डबल बॉन्ड CR2 हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप इतना याद रख लेंगे ना तो 100% आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन ये भी बहुत एग्जामिनेशन में आता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये दोनों बताए थे, तो यहाँ पर एक तो आप ये खुद पढ़िएगा, हाइड्रोबोरेशन मैंने बताया था, बताओ हाइड्रोबोरेशन मैंने बताया था। तो यहाँ पर अभी समय हमारे पास कम बचेगा ना, इसलिए हाइड्रोबोरेशन को आप जरूर पढ़ेंगे। ऑक्सी ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन को भी आप जरूर पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आप, मैं स्टार बनाए दे रहा हूं, छोड़ना मत इनको, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है और यहाँ पढ़ाऊंगा तो अभी सब समय इसी में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ इसको मैं केवल आपको याद दिला दूं कि इसे छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है। जयदीप शर्मा, समझ रहे हैं बात। यहीं पर आपको एक चीज और जो अभी जरूरत पड़नी है, देखिए एक रिएक्शन जो है बेयर्स रिएजेंट वाली, बेयर्स बेयर्स रिएजेंट वाली, मंजीत बताओ क्या होता है, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? याद है आपको व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, क्या होता है ये बेयर्स रिएजेंट? बोलो मंजीत, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? रुक जाओ, थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब कर रही है। बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट इज, हाँ, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन के MnO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें हमने वाटर लिया और साथ में ऑक्सीजन, ये कहाँ से आए होंगे, ये आपके KMnO4 जो एल्कलाइन हमने लिया है, KMnO4 बेसिक मीडियम वाला KMnO4 डाइल्यूट एल्कलाइन, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्लाइकॉल मिलता है जिसे आप लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी रिएक्शन ओजोनोलिसिस भी आपको याद रखना है। कौन सी? ओजोनोलिसिस। कौन सी रिएक्शन याद रखेंगे दूसरी वाली, बताओ? ओजोनोलिसिस आप याद रखिएगा। ओजोनोलिसिस को भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई थी ओजोनोलिसिस में कि कभी भी पूछ लें कि भाई इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का प्रोडक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई आप तुरंत कहना कि इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, जो बनेगा वही इसका प्रोडक्ट होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पर बनेगा CH3 CHO डबल बॉन्ड से तोड़ देना, आप डबल बॉन्ड से ब्रेक कर देना, खट से बन जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी आप खट से यहीं से तोड़ देना और O जोड़ देना, तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCHO के 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे ना। सुपर है ना। तो तरीका ये आप समझिएगा, जैसे अगर मान लो एक तरफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कर दे, तो जहां से भी डबल बॉन्ड आपको दिखे वहीं से तोड़ देना, बस खटाखट कंपाउंड आपको मिलते चले जाएंगे। CH3CHO मिलेगा और साथ में HCHO मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत, जहां पर डबल बॉन्ड हो वहीं से आप ब्रेकिंग मार दो, खट से कहानी खत्म हो जाती है वहीं पर। इसके बाद अगर आपको याद है तो एक रिएक्शन डाईएल्स एल्डर रिएक्शन भी, डाईएल्स एल्डर रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये डाईएल्स एल्डर रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए डाईइन है, इसे डाईइनोफाइल जिसे बोलते हैं, डाईइन है, और ये आपका इथीन है। इन दोनों को जब अगर आप हीट करोगे तो आप कंपाउंड 100% पाएंगे, क्या साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। ये रिएक्शन भी आपने खूब पढ़ी होगी। तो ये रिएक्शंस आप जरूर इनको रिवाइज करके रखिएगा। और साथ में एक काम और याद रखना, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर हम
CH2NH2 को इंसर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है। जैसे कंपाउंड ये वाला लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन, इसे इंसर्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं अगर आपको याद है। CH2N2 लिया और हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में इसे मिला दिया, तो जो कंपाउंड बनता है भैया वो ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी CH2 जुड़ जाता है तो ये साइक्लोप्रोपेन मिल जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, इंसर्शन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। कौन सी रिएक्शन मानते हैं इसे, इंसर्शन और रिएक्शन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगर एसिडिक केमोनोफोर से रिएक्शन करें, ये रिएक्शन बहुत खतरनाक है और लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर सपोज कर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है। इसको अगर आपने केमोनोफोर डाल दिया, एसिडिक केमोनोफोर डाल दिया, बताओ जयदीप एसिडिक है, H पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो फिर सिंपल सा आप बना देना CH3COOH बना देना, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, बाकी CO2 और वाटर आप निकाल देना। ये बात है, याद रखना, बहुत ही जबरदस्त है। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर आपने केमोनोफोर डाल दिया, अब आपने इस पर केमोनोफोर डाल के बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बता दीजिए क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए। एसिड तो बनेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर भी बनता है, क्या बनेगा जल्दी बोलेंगे आप, डबल बॉन्ड है, तोड़ना है, खत्म करना है, इसे जल्दी बता दीजिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। क्या ये बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा ना जी, बोलिए, आप बोल नहीं रहे, फॉर्मिक एसिड बनेगा, वेरी गुड। अगर आपके सामने ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब यही आपने डाल दिया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे एसिटिक एसिड के CH3C। तो ये बड़ा ही सुपर रिएक्शन मानी जाती है, इसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो एक रिएक्शन और मुझे याद आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंपाउंड मैंने CH डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, साइड में ले लेते हैं, डबल बॉन्ड हम लोग साइड में लेते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया RCH सिंगल, फिर तो CH2 करना पड़ेगा CH, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं। अब इसको, अगर ये एक रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, आपको याद होगा जब मैंने रिएजेंट पढ़ाए थे, तो SiO2 के साथ जब कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन माना जाता है इसको, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर आपका CH हो गया, इसके नीचे OH आ जाएगा, और फिर आगे कंपाउंड एज इट इज रह जाता है CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन भी वैसे याद करना, आने की उम्मीद तो हालांकि कम ही है, लेकिन अगर आ गई तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ लिया। और लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की एल्कीन की, अभी मैं एल्काइन भी आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भरोसा करिए हम पर, हम आपको भरोसे के साथ, कल आपको पहले स्पेक्ट्रो रिवाइज करा देंगे, फिर आगे की बातें, कल पहले स्पेक्ट्रो कराएंगे। यहाँ पर अगर एल्कलाइन के MnO4 में ले लेता हूँ, एल्कलाइन के MnO4, और तो यहाँ पर सिन एडिशन हो जाएगा, सिन एडिशन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं पेरोक्साइड का कंपाउंड ले लेते CH3COO, फिर ठीक है, O एक और लेना पड़ेगा H, ये ट्रिपल O3 लिया जाता है ना पेरोक्साइड, तो यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। जब सिन एडिशन होता है तो दोनों OH एक ही साइड में आपको बनाने पड़ेंगे, OH यहाँ, OH यहाँ पर, और यहाँ H, यहाँ पर भी H। लेकिन अगर आपने एंटी एडिशन करा दिया तो एंटी एडिशन में H यहाँ पर, OH यहाँ पर, और OH यहाँ पर, और H यहाँ पर, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें जरूर आप नोट करके रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन एक वो कला है जहां पर बस मौके पे चौका अगर मार दिया तो जय हो जाती है, वरना गय हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप नोट करना। इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो एल्काइन की हैं, उनको भी हम आपके साथ में डिस्कशन किए ले रहे हैं हाथ के हाथ में। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं एल्काइंस। मंजीत, कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं हमारा कुछ काम बन रहा है, हमें याद आ रही पुरानी चीजें अनुसार। देखो नई चीज तो कोई नहीं बताऊंगा मैं इस समय, आपको खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन पुरानी चीजें तो याद रहनी चाहिए ना, तो वो चीज
देखिए यहाँ पर भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि एल्काइन में भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पता होनी चाहिए। एक तो कैल्शियम कार्बाइड की बड़ा फेमस रिएक्शन ये खूब पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बाइड में अगर 2 बूंद वाटर के डाल दिए जाए, मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ में C2H2 बनता है। एक तो ये याद रहे। दूसरा है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कैल्शियम कार्बाइड के अगर स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करो तो ये स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बाइड का रहता है और इसको जब तोड़ोगे तो Ca डाई पॉजिटिव आयन बनता है और साथ में बनता है आपका एसिटाइलाइड आयन। अब आपको यहाँ ये नोट करना है कि यही एक ऐसा है, यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा, यहाँ पर कोवेलेंट प्लस आयनिक दोनों बॉन्ड के दर्शन आपको हो जाएंगे, ऐसा आपने नोटिस किया होगा, जो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। दूसरी बात ये भी पूछी जाती है कि बनाना उनाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एसिडिक करेक्टर को अगर आप नोट कर पाते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर मैं लेता हूं, इसकी अगर रिएक्शन आपने सोडियम मेटल से करा दी लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, अगर आपने यहाँ पर लिक्विड अमोनिया ली और साथ में आपने रिएक्शन करा दी, तो फिर आपका C सिंगल बॉन्ड Na और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यानी CH बन जाता है, एक उड़ा दो तो यहाँ पर हाफ H2। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि एसिटाइलिन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। मंजी समझ रहे हो, एसिडिक नेचर में होता है, ये बात आप याद रखना। दोबारा फिर करा दोगे रिएक्शन, तो दोबारा अगर फिर कराओगे Na से तो फिर एक बार रिप्लेस पूरा ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कंपाउंड भी पॉसिबल है कि रिप्लेसमेंट पूरा किया जाए। एक तो ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। दूसरी रिएक्शन आपसे ये भी, मतलब एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछा जाए तो ये, और दूसरी फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन विद अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन इसके अनसैचुरेशन को भी परफेक्ट बताती है। अगर आप रिएक्शन को देखें ध्यान से तो यहाँ पर मैं एसिटाइलिन ले लेते हैं और एसिटाइलिन की रिएक्शन, ये हमने एसिटाइलिन ले ली और यहाँ पर 2AgNO3 की रिएक्शन करा दी, अमोनिकल मतलब अमोनिया भी मिला दी, और जब इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर CAg हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CAg हो जाएगा और यहाँ पर आपका वही 2NH4NO3 निकल जाएगा, 2NH4NO3 और यहाँ पर 2H2O भी रिलीज हो जाएगा। इस चीज को आप नोट करना। इसी तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस और अनसैचुरेशन रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूँ, क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड आपने CH लिया, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे और यहाँ पर अमोनिकल लेना है तो NH4OH को तो आप लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी एक क्यूब आपका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपका इस तरीके से मिल जाता है, 2NH4Cl निकलेगा और यहाँ पर 2H2O, तो ये आपका ब्रिक ईंट की तरह ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपका मिलेगा। यहाँ पर ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। और एक रिएक्शन जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है कि अगर मान लो मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट ले लेता हूँ RMgX, तो बताओ अगर हम एसिटाइलिन की रिएक्शन करा देते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन बताएगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी बताइएगा। सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी बता दो फटाफट। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एल्केन मिलता है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, एल्केन प्राप्त होता है, ये बात आप नोट कर लो, एल्केन प्राप्त होता है, यानी R के साथ में ये वाला H यहाँ से रिलीज हो जाता है तो आपका RH मिल जाएगा। बाकी आप जो बचा कंपाउंड है जोड़ दीजिएगा जी, याद रहेगा ना। हाँ बहुत सुंदर जयदीप। अब यहीं पर आपको एक चीज और नोट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती, किसी को बताना मत। ये मैंने R लिया, यहाँ पर C लिया, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड R जोड़ दिया। अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराता हूं और दो कंडीशन है, अगर मैंने हाइड्रोजनेशन लिंडलार कैटालिस्ट LIND लिंडलार कैटालिस्ट लगाया, लिंडलार कैटालिस्ट, और एक मैंने लगाया यहाँ पर मान लेते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया लगा दी, लिक्विड अमोनिया, ठीक, इन दोनों में। अब इसे हम लोग बर्च रिडक्शन बोलते हैं, बर्च रिडक्शन बोलते हैं।
अब आपको याद रहना चाहिए, अगर हमने ये मिलाया है तो यहाँ पर सिस प्रोडक्ट मिलेगा R, यानी C, यहाँ पर आपका H जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पर C, यहाँ पर R, यहाँ पर H, ये पर तो सिस प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर लिक्विड ये लिया हमने तो फिर R हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर R हो जाता है। तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट। ये रिएक्शन भी थोड़ी खतरनाक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिएक्शन एग्जाम में संभावित हो जाती है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। समझ में आया, बताया? ये इंपॉर्टेंट लगा आपको कि नहीं लगा? जी बोले। इसी तरीके से इसका ओजोनोलिसिस भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसका ओजोनोलिसिस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर C हमने R ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में जब हम O3 से रिएक्शन कराते हैं राजकुमार, तो एक बॉन्ड मेंटेन रखना पड़ता है, ये वाला, ये मेंटेन रखना। इसके ऊपर हम झोपड़ी बना देते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको आगे अगर आपको ब्रेक करना है तो फिर आगे आप हीट कर दीजिए वाटर के साथ में और जिंक के साथ में। तो आप फिर इसको यहां से तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और ये ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो यानी प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो यहाँ पर कौन सा मिलेगा, वो आपको दो नहीं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। C यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी C, यहाँ R जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, इस तरीके का प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। एकदम पूरा बॉन्ड आप नहीं तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। याद रहेगा ना आपको? याद रहेगा जी। अगर मान लो यहाँ पर एसिटाइलिन होता, सपोज कर लो ये रिएक्शन होती, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता। अब इसको अगर हम O3 से रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट क्या मिलता, तो भाई यही तो मिलता, CH, यहाँ पर CH हो जाता, यहाँ पर आपका O जुड़ जाता, और यहाँ पर आप ऐसे जोड़ते इसे। इसको जिंक और वाटर के साथ में हीट करते तो फिर आपको ग्लाइओक्सल मिलता है ना, याद आया? ग्लाइओक्सल मिल जाता है। अगर आपको याद आ गया होगा तो बहुत ही सुपर है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये रिएक्शंस भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने एसिटाइलिन को ले लिया और एसिटाइलिन के आपने तीन मॉलिक्यूल रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर, रेड हॉट कॉपर की ट्यूब ले ली, रेड हॉट कॉपर की ट्यूब ले ली, तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है? बेंजीन मिल जाता है। ये भी याद रहे। अगर आपने 4 मॉलिक्यूल ले लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH के, फिर आपने यहाँ पर निकिल साइनाइड की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफिनोल ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपका लिख देता हूँ, निकिल साइनाइड लिखना पड़ेगा मुझे, NiCN का होल ट्वाइस होगा, डाई साइनाइड होता है इसमें, तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। और देख लेना एक बार इस रिएक्शन पर, थोड़ा जयदीप किताब भी देखना, मुझे शायद CN का होल ट्वाइस ही याद आ रहा है। और तो हमें यहाँ पर फिर आपका कंपाउंड मिल जाएगा, ऑक्टा टेट्राइन मिल जाता है, ऑक्टा टेट्राइन यहाँ पर मिल जाएगा। जरा चल जाने थोड़ा सा, ये ऐसे 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 और फिर ऐसे, तो ऑक्टा टेट्राइन 1 2 3 4, ये ऑक्टा टेट्राइन हमें प्राप्त हो जाता है, इस बात का भी ध्यान देना। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो थोड़ी हट करके हैं, वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH की अगर रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, याद करो ये रिएक्शन खूब पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, अगर आप बताना, ये मैंने यहाँ पर H2O ले लिया और एरो पे लिखा जाता है डाइल्यूट, याद करिए डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है, जिसको रीअरेंज करने के बाद CH3CHO प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन खूब पूछी जाती है ना। हाँ, और जी, तो इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए। टाटोमेराइजेशन तो हुआ ही है, लेकिन कुछ रोब्स रिएक्शन के नाम से भी इस रिएक्शन को पहचाना गया है। ठीक, वो तो है ही, लेकिन उसी कैटेगरी में रिएक्शन गिनी जाती है ये। चलिए ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा, C। अगर मैं ये कंपाउंड ले लेता हूँ C,
ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको रिएक्शन करा देता हूं वाटर से, तो यहां बताइए क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको याद आ जाना चाहिए, यहां पर हम लोगों को प्रोपेनोन या एसीटोन प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन का भी याद आपको रखना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। एक ल्यूसाइट वाली रिएक्शन भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछ ली जाए आपसे, ल्यूसाइट वाली रिएक्शन याद रखना। और एक एसिटाइलिन, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। अगर मान लो ये कंपाउंड आपके सामने है, चलो ये बताओ एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन है। और इसको अगर आपने ये एसिटाइलिन लिया, इसको अगर आपने मान लेते हैं सल्फर के साथ हीट कर दिया, ठीक, तो फिर आप थायोफिन बना लेना, थायोफिन बना लेना। अगर आपने इसे नाइट्रोजन के साथ हीट कर दिया, ठीक है, अमोनिया के साथ, सॉरी नाइट्रोजन के साथ नहीं, अमोनिया के साथ हीट कर दिया, तो फिर आप पायरोल बना लेना। ठीक है, कर लेंगे ये काम, कर लेंगे ये काम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। और एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी कि जितनी भी एल्काइंस में है, एल्काइन की खास बात ये होती है कि जितने भी एल्काइन हैं, ये सभी एल्काइन बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी याद रखना। और लास्ट में इनका ऑक्सीडेशन और मैं बता दूं आपको, वो भी रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर, तो ऑक्सीडेशन और बता दूं फिर एंड करता हूं। देखो ऑक्सीडेशन में अगर आपने एसिटाइलिन लिया है और एसिटाइलिन को आपने जो है वो केमनोफोर के साथ में, केमनोफोर के साथ में एसिडिक मीडियम में किया, तो याद रखना कि फॉर्मिक एसिड आप प्रोडक्ट बनाना, क्या प्रोडक्ट बनाना, फॉर्मिक एसिड बनाना। और अगर आपने प्रोपाइन लिया है, मान लो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपने प्रोपाइन ले लिया और सेम कंडीशन में ऑक्सीडेशन करा दिया, तो फिर वही एसिटिक एसिड बनाना, CH3COOH एक बनाना और दूसरा बनाना इसमें फॉर्मिक एसिड। ठीक है, याद रखना ये बात। और अगर आपने तीसरी कंडीशन में ये ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ले लिया और फिर आपकी रिएक्शन करा दी, तो फिर आप बना लेना CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल बना लेना। ये भी बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के करेंगे हम लोग। और कल हम लोग का मेन टॉपिक जो है वो स्पेक्ट्रो आपको रिवाइज करा देंगे, बाकी बायोमोलिक्यूल करा देंगे। तो कल स्पेक्ट्रो और बायोमोलिक्यूल पर डिस्कशन हमारा चलेगा, बहुत ही सुपर तरीका। स्पेक्ट्रो में जो मेन मेन पॉइंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिवाइज करा दूंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिवाइज करा दूंगा और साथ ही साथ करा दूंगा आपको बायोमोलिक्यूल। ठीक रहेगा ना? अब कोई सजेशन आप देना चाहते हो? कोई सजेशन देना चाहते हो? कोई सजेशन आपको देना हो बताइए। चलिए, ओके, गुड नाइट।